आज पंखुड़ी के मन में उथल पुथल मची हुई है। आज पंखुड़ी का 12वीं का रिजल्ट आ रहा है। वह रिजल्ट को लेकर थोड़ा खुश भी है, क्योंकि उसके एग्जाम बहुत अच्छे गए थे। उसे बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार है। एक एक पल काटे नहीं कट रहा है। उसके साथ मोहल्ले के कई बच्चों ने भी 12वीं की परीक्षा दी थी, जिनमें से एक उसकी सहेली दिव्या भी थी, जो उसके साथ उसी के स्कूल में पढ़ती है। वह कई बार दिव्या के घर जाकर पता करके आई थी कि रिजल्ट वाला अखबार कब तक आएगा। तभी पंखुड़ी की मां नीलम जी बाहर जाने के लिए तैयार होने लगती है। नीलम जी को तैयार होता देख पंखुड़ी नीलम जी से पूछती है, मम्मी, आप कहाँ जा रही है? मुझे बाजार में कुछ काम है, मैं वहीं जा रही हूँ। नीलम जी तैयार होते हुए पंखुड़ी से कहती है, मम्मी, पर आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, आप घर पर ही रहिए ना। पंखुड़ू ने मनुहार करते हुए कहा, पंखुड़ी, जब रिजल्ट आ रहा है तो आ जाएगा, मेरे यहाँ होने या ना होने से रुक तो नहीं जाएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नीलम जी पंखुड़ी की बात को कोई महत्व नहीं देती। पर मम्मी, पंखुड़ी फिर से नीलम जी को रोकने की कोशिश करती है, पर नीलम जी बीच में ही पंखुड़ी की बात काटते हुए कहती है, पंखुड़ी, तेरे पापा उठ जाए तो उन्हें खाना दे देना और आर्यन का भी ध्यान रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ठीक है मम्मी, कहकर पंखुड़ी चुप हो जाती है। उसे पता चल गया था कि नीलम जी उसके कहने से भी नहीं रुकेगी। आर्यन पंखुड़ी का छोटा भाई था, जिसकी उम्र 6 साल थी। पंखुड़ी ही ज्यादातर उसका ध्यान रखती थी। नीलम जी तो किसी न किसी बहाने से घर से बाहर ही रहती थी। पंखुड़ी ही उसे पढ़ाती थी। जब भी स्कूल से मिले गृह कार्य में आर्यन को मदद की आवश्यकता होती, पंखुड़ी झट से उसकी प्रॉब्लम सुलझा देती थी। पंखुड़ी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। हाई स्कूल में भी उसने अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आस पड़ोस के सभी लोग अपने बच्चों को पंखुड़ी का उदाहरण देते थे। सभी कहते थे कि पंखुड़ी के माता पिता कितने भाग्यशाली हैं, जो उन्हें पंखुड़ी जैसी समझदार बेटी मिली। पर पंखुड़ी अपने माता पिता के बारे में उतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसकी मम्मी को तो घर की कोई चिंता ही नहीं रहती थी। पंखुड़ी ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का भी सारा काम करती थी, अपने छोटे भाई को संभालती थी। आर्यन भी अपनी मम्मी से ज्यादा पंखुड़ी से प्यार करता था। उसके लिए तो पंखुड़ी ही माँ का रूप थी, क्योंकि नीलम जी ने तो कभी उसे माँ का प्यार दिया ही नहीं। पंखुड़ी के पापा अशोक राठी उनके लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी शराब थी। काम से आने के बाद वे शराब पीकर बेसुध अपने बेड पर पड़े रहते थे। पहले वे रात को ही शराब पीते थे, पर अब तो उन्होंने दिन में भी पीना शुरू कर दिया था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्यादातर समय वे घर में नशे में धुत पड़े रहते थे। अब तो हालात इतने खराब हो चुके थे कि वे नशे में कहीं भी सड़क पर पड़े रहते थे। फिर लोग उन्हें उठाकर घर छोड़कर जाते थे। शराब की वजह से आए दिन नीलम जी और अशोक जी का झगड़ा होता रहता था, पर अशोक जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस शराब चाहिए थी, बाकी उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। माँ बाप के रोज रोज के झगड़ों से बच्चों पर भी गलत असर पड़ता है। आर्यन तो उन्हें लड़ते हुए देखकर रोने लगता था। फिर पंखुड़ी उसे कुछ दिलाने के बहाने घर से बाहर ले जाती थी। ये उनके घर की प्रतिदिन की कहानी थी। पंखुड़ी ने अपने पिता से सुधरने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर आर्यन अभी छोटा था, वह ये सब देखकर डर जाता था। उधर नीलम जी ने भी बच्चों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वह किसी न किसी वजह से घर से बाहर ही रहने लगी थी और घर में रह जाते बस आर्यन और पंखुड़ी। पंखुड़ी ही आर्यन की सभी चीजों का ध्यान रखती थी, उसके खाने पीने का, उसकी पढ़ाई का, उसके कपड़ों का, सबका ध्यान पंखुड़ी रखती थी। अब आर्यन को भी कोई जरूरत होती तो वह पंखुड़ी से ही कहता था। नीलम जी तो कभी कभी पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहती थी और अशोक जी का घर में होना ना होना बराबर था।
पंखुड़ी के सानिध्य में आर्यन भी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। वह भी अपनी कक्षा में प्रथम आता था, पर उनके माता पिता को अपने बच्चों पर गर्व करने का भी समय नहीं था। वो दोनों तो अपनी दुनिया में ही मस्त थे। नीलम जी के जाने के बाद पंखुड़ी घर के काम करने लगती है, पर आज उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वह बार बार घड़ी देखे जा रही थी। पता नहीं आज टाइम इतने धीरे धीरे क्यों बीत रहा है। रोज तो भागा चला जाता है। पंखुड़ी अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हो जाता है और पंखुड़ी का रिजल्ट आ जाता है। दिव्या और उसकी मम्मी शालिनी जी अखबार लेकर पंखुड़ी के घर आ जाती हैं। दिव्या और पंखुड़ी की तरह ही शालिनी जी और नीलम जी भी अच्छी सहेलियां थी। पंखुड़ी, ले तू भी अपना रिजल्ट देख ले, कब से परेशान हो रही थी रिजल्ट के लिए। शालिनी जी पंखुड़ी को अखबार देते हुए कहती है। पंखुड़ी अखबार देखकर खुश हो जाती है और दिव्या से पूछती है, दिव्या, तूने अपना रिजल्ट देख लिया? नहीं, सोचा पहले तुझे दिखा दूं। तुझे ज्यादा बेसब्री हो रही थी। सच में तूने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा? पंखुड़ी हैरानी से दिव्या से पूछती है। अरे नहीं पंखुड़ी, ये मजाक कर रही है। अखबार आते ही इसने तो मेरे हाथ पर ऐसा झपट्टा मारा कि ये देख खरोच भी आ गई। सबसे बड़ी बेसब्री तो यह खुद है। देख लिया इसने अपना रिजल्ट, इसकी भी फर्स्ट डिवीजन आई है। अब तू अपना रिजल्ट भी देख ले। दिव्या अपनी कारस्तानी सुनकर हंस रही थी। कांग्रेचुलेशन दिव्या। पंखुड़ी दिव्या के रिजल्ट के बारे में सुनकर उसे बधाई देती है। थैंक यू पंखुड़ी, चल अब तू अपना भी रिजल्ट देख ले। दिव्या अखबार की ओर इशारा करती है। पंखुड़ी अखबार में अपना रोल नंबर देखने लगती है। मेरी भी फर्स्ट डिवीजन आई है। पंखुड़ी खुश होकर उन दोनों को बताती है। अरे वाह, कहते हुए दिव्या पंखुड़ी को गोल गोल घुमाने लगती है। अरे अरे, अब इसे भी चोट लगाएगी क्या? कहते हुए शालिनी जी दिव्या से पंखुड़ी को छुड़ाती है। बहुत बहुत मुबारक हो पंखुड़ी। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, कहकर शालिनी जी पंखुड़ी को गले से लगा लेती हैं। संभल कर मम्मी, सिर पंखे से न टकरा जाए। दिव्या को फिर मस्ती सूझती है। चुप कर, अब जब देखो मजाक करती रहती है। शालिनी जी दिव्या को डांटती है। दिव्या की बात सुनकर पंखुड़ी हंसने लगती है। जो प्यार दुलार उसे नीलम जी से मिलना चाहिए था, वह उसे शालिनी जी से मिलता था। शालिनी जी उसका अपनी बेटी की तरह ही बहुत ध्यान रखती थी और दिव्या के साथ होने से तो वह हमेशा हंसती ही रहती थी। उन दोनों की उपस्थिति में वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाती थी। शालिनी कहाँ है? मैं उसे भी बधाई दे देती हूँ। आंटी, मम्मी तो बाहर गई है। आज भी बाहर गई है। आज तो इतना महत्वपूर्ण दिन है। आज तो उसे कम से कम घर पर रहना चाहिए था। शालिनी जी नीलम जी पर गुस्सा करती हैं। आंटी, पर मम्मी कह रही थी कि वो जल्दी आ जाएगी, बहुत जरूरी काम था, नहीं तो वो नहीं जाती। शालिनी जी को गुस्सा होते देख पंखुड़ी उसे शांत करने की कोशिश करती है। पंखुड़ी, तू हमेशा शालिनी जी कुछ बोलने वाली होती है तभी फोन की घंटी बजती है। पंखुड़ी फोन उठाती है। उधर से बात सुनकर पंखुड़ी बहुत खुश हो जाती है। क्या हुआ पंखुड़ी, किसका फोन था? शालिनी जी पंखुड़ी से पूछती है। आंटी, स्कूल से प्रिंसिपल मैम का फोन था। कह रही थी कि मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। पंखुड़ी खुश होकर शालिनी जी और दिव्या को बताती है। सच में मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। पंखुड़ी शालिनी जी प्यार से पंखुड़ी का माथा चूमती है। हमेशा इसी तरह अपनी
हर परीक्षा में सफल होती रहना। मैं भी यही चाहती हूँ पंखुड़ी, कहते हुए दिव्या भी पंखुड़ी का माथा चूमने लगती है। दिव्या को अपनी नकल करते देख शालिनी जी उसे मारने को दौड़ती है। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। आने दे तेरे पापा को, बहुत सिर चढ़ा रखा है तुझे। तुम दोनों की खबर लूंगी। ओके पंखुड़ी, मैं तुझसे शाम को मिलती हूँ। यहाँ रुकी तो मेरी खैर नहीं होगी। कहते हुए दिव्या वहां से भाग जाती है। शालिनी जी काफी देर पंखुड़ी के पास बैठकर नीलम जी का इंतजार करती रहती है। अच्छा पंखुड़ी, अब मैं चलती हूँ। दिव्या के पापा ऑफिस से आने वाले होंगे, मैं फिर आऊंगी। कहकर शालिनी जी अपने घर चली जाती है। पंखुड़ी खुशी से अपनी मम्मी के आने का इंतजार करने लगती है। मम्मी को जब पता चलेगा कि मैंने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो खुशी से मुझे गले लगा लेगी। कितनी खुश हो जाएगी वो। मन ही मन यह सोचकर पंखुड़ी मुस्कुरा रही थी। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, पर नीलम अभी तक घर नहीं आई। जहां पहले पंखुड़ी खुशी से अपनी मम्मी का इंतजार कर रही थी, अब उसे चिंता हो रही थी। कहाँ रह गई मम्मी? इतनी देर तो कभी नहीं लगाती थी। रात के 10 बज रहे हैं। सोचते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने पापा को उठाने की कोशिश की, पर वह तो घर में ही इतना नशा करके घुसा था कि वह अपने बिस्तर पर लेटते ही चित हो गया। उसे दून दुनिया से कोई मतलब नहीं था। किसका रिजल्ट आ रहा है, कौन घर पर नहीं है, उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त था जो शराब से भरी हुई थी। अशोक जी के ना उठने पर पंखुड़ी भागकर शालिनी जी के घर जाती है और उन्हें बताती है कि मम्मी अभी तक नहीं आई। यह सुनकर शालिनी जी को भी नीलम की चिंता होने लगती है। वो सभी जानने वालों को फोन करती है जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि शायद नीलम जी वहां पर हो। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता पंखुड़ी के बुआ जी और फूफा जी को बुलाने के अलावा। शालिनी जी उन्हें फोन करके बुला लेती है। हालांकि पंखुड़ी के फूफा जी उनसे ज्यादा दूर नहीं रहते थे, पर वो उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। उनका आपस में ज्यादा आना जाना नहीं था। पंखुड़ी की बुआ जी तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फूफा जी, बुआ जी और उनका बेटा निखिल पंखुड़ी के घर आ जाते हैं। वे पंखुड़ी से नीलम जी के बारे में सवाल जवाब करते हैं। पंखुड़ी उन्हें रोते रोते सब बता देती है। पंखुड़ी को बहुत डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि पता नहीं उसकी मम्मी को क्या हो गया है जो अभी तक नहीं आई। पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि नीलम जी अभी तक घर नहीं आई। सभी अपने अपने तरीके से उसे खोजने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते रात के 1 बज जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता। तभी पड़ोस का एक आदमी आकर बताता है कि उसने नीलम जी को शाम के 5 बजे बस स्टैंड पर देखा था। वह एक आदमी के साथ बस में चढ़ रही थी। आदमी के बारे में पूछने पर बताता है कि वह पास ही की मोबाइल की दुकान में काम करने वाला इस्माइल था। यह सब सुनते ही पंखुड़ी के परिवार के होश उड़ जाते हैं। पंखुड़ी के फूफा जी उस आदमी का गिरेबान पकड़ लेते हैं। वे गुस्से में उससे पूछते हैं कि उसने ठीक से तो देखा था ना कि वो नीलम थी। वह आदमी डरता डरता कसम खाता हुआ कहता है कि वो नीलम जी ही थी। फूफा जी बेबस होकर उसका गिरेबान छोड़ देते हैं। फूफा जी और मोहल्ले के 3-4 लोग मिलकर दुकान के मालिक के घर जाते हैं। इस्माइल के बारे में पूछने पर दुकान का मालिक उन्हें बताता है कि इस्माइल तो आज नौकरी छोड़कर अपने गांव चला गया है। उसके गांव का पता पूछने पर
दुकान का मालिक कहता है कि वह गांव का नाम नहीं जानता, वह बस इतना जानता है कि वह सहारनपुर का है। फूफा जी उस पर गुस्सा करते हैं कि उसने बिना उसके बारे में पूरा जाने काम पर कैसे रख लिया। इस पर वह सफाई देते हुए कहता है कि साहब, इतनी कौन जांच पड़ताल करता है, औरों के मुकाबले कम पैसों में काम कर रहा था तो रख लिया। सभी को हैरानी हो रही थी कि क्या नीलम इस्माइल के साथ भाग गई, पर पंखुड़ी को उस आदमी की बात पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि कभी उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया हो या फिर वो किसी और परेशानी में हो। वह अपने फूफा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, फूफा जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरी मम्मी को जरूर कुछ हो गया है, आप प्लीज पुलिस में रिपोर्ट लिखा दीजिए। पर पंखुड़ी की बुआ जी कुछ कहने को होती है, लेकिन फूफा जी उन्हें चुप होने का इशारा करते हैं। ठीक है, कल पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, आज तो पुलिस भी रिपोर्ट नहीं लिखेगी। तब तक इंतजार करते हैं, क्या पता नीलम आ ही जाए। धीरे धीरे सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और वहां रह जाते हैं केवल पंखुड़ी, जिसका आज का सबसे अच्छा दिन सबसे बुरा साबित हुआ। आर्यन, जो कई बार पंखुड़ी से अपनी मम्मी के बारे में पूछता पूछता सो गया था। अशोक जी, जो नशे में इतना धुत था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसका परिवार धीरे धीरे बिखर रहा है। पंखुड़ी तो पूरी रात सो ही नहीं पाती है, उसकी पूरी रात जागते हुए ही गुजर जाती है। सुबह जब अशोक को होश आता है, तब उसे पता चलता है कि नीलम तो चली गई है। वह एक कोने में सिर पकड़कर बैठ जाता है। आर्यन उससे लगातार अपनी मम्मी के बारे में पूछे जा रहा है कि वह कहाँ है, पर उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। पंखुड़ी आर्यन को अपने पास ले जाती है और उसे समझाती है कि मम्मी जल्दी ही आ जाएगी, वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है। आर्यन अपनी बहन की बात मानकर खेलने में लग जाता है। पंखुड़ी ने आर्यन को तो समझा दिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि खुद को क्या समझाए। पर उसे उस आदमी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका पूरा विश्वास था कि उसकी मम्मी उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वह उनसे बहुत प्यार करती है, वो जल्दी वापस आ जाएगी। जब शालिनी जी पंखुड़ी से मिलने के लिए आती है, तो पंखुड़ी अपने आप को रोक नहीं पाती। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह शालिनी जी से लिपटकर रोने लगती है। शालिनी जी बड़ी मुश्किल से पंखुड़ी को चुप कर पाती है। शालिनी जी को भी विश्वास नहीं था कि नीलम ऐसा कर सकती है। वह पंखुड़ी को समझाती है कि जल्दी ही नीलम का पता चल जाएगा और बहुत जल्दी वह घर वापस आ जाएगी। शालिनी जी पंखुड़ी को यह दिलासा देती रहती है। नीलम जी को गए कई दिन बीत गए थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि 2 बच्चों की मां किसी के साथ भाग गई। पंखुड़ी और आर्यन की ओर भी लोगों का नजरिया बदल गया था। जहां पहले लोग उन्हें प्यार और इज्जत भरी नजरों से देखते थे, वही लोग उन्हें अब नफरत भरी नजरों से देखते थे। उन्हें देखते ही मोहल्ले के आदमी और औरतें खुसुर फुसुर करना शुरू कर देते थे। पंखुड़ी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता था, पर उसे विश्वास था कि उसकी मम्मी एक दिन जरूर आ जाएगी, फिर इन सब का रवैया भी पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। पर अभी तो पंखुड़ी के दिन मुसीबत भरे ही चल रहे थे और दुनिया मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें और सताती है। एक दिन पंखुड़ी बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी कि मोहल्ले के बदमाश लड़के उसे घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। पंखुड़ी उनसे जाने देने के लिए
उनसे प्रार्थना करने लगी, प्लीज भैया मुझे घर जाने दीजिए। इस पर एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, देख भाई कैसी सती सावित्री बन रही है, जिसकी माँ भगोड़ी है उसकी बेटी कैसी होगी। मेरी मम्मी भगोड़ी नहीं है। पंखुड़ी गुस्से में उनसे बोलती है। अपनी मम्मी के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। तो कहाँ है तेरी माँ, कहते हुए दूसरा लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। बाप नशेड़ी माँ भगोड़ी, अच्छा खानदान है। मेरा हाथ छोड़ो। पंखुड़ी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगी। अब तो मोहल्ले में कोई तुम लोगों से बात नहीं करता, कोई नहीं बचाएगा तुझे। लड़का उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता है। छोड़ पंखुड़ी का हाथ, निकालू चप्पल पैर से, इतना मारूंगी कि गंजा हो जाएगा। एक औरत की तेज आवाज उसके कानों में पड़ती है। लड़का आवाज की दिशा में घूम जाता है। देखता क्या है कि शालिनी जी भागी हुई उन्हीं की ओर आ रही है। अरे भागो, ये तो शालिनी आंटी है, पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। बहुत मारती है ये औरत। लड़के पंखुड़ी का हाथ छोड़ वहां से भाग खड़े होते हैं। इतने में शालिनी जी पंखुड़ी के पास आ जाती है। पंखुड़ी तो ठीक तो है ना आंटी, वो लड़के कहते हुए पंखुड़ी रोने लगती है। कोई नहीं पंखुड़ी, मैं आ गई हूं ना, अब तो डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। शालिनी जी पंखुड़ी को गले लगाकर उसे दिलासा देती है। शालिनी जी पंखुड़ी को उसके घर छोड़ देती है और उसे समझाती है कि वह अच्छे से घर का दरवाजा बंद कर ले और अब किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा ना खोले। आज की घटना के बाद पंखुड़ी भी बहुत डर जाती है। आज से पहले कभी किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उसके कानों में उन लड़कों के कहे हुए शब्द घूम रहे थे, बाप नशेड़ी माँ भगोड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था उसे अपने मम्मी पापा के बारे में ऐसी बातें सुननी पड़ेगी। उधर शालिनी जी को भी पंखुड़ी की बहुत चिंता हो रही थी। इतनी सी उम्र में बेचारी बच्ची को क्या क्या सहना पड़ रहा है। शालिनी जी अपने घर में बैठी यही सब सोच रही थी। तभी शालिनी जी का पति रोहित उसे ऐसे ख्यालों में खोया देख उससे पूछता है, क्या हुआ सालू, कहाँ खो गई हो। अच्छा हुआ आप आ गए, आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ। शालिनी जी उसे सारी घटना के बारे में बता देती है। ये तो बहुत बुरा हुआ पंखुड़ी के साथ। अब पंखुड़ी कैसी है। रोहित, पंखुड़ी बिल्कुल ठीक नहीं है। इतनी कम उम्र में उसे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मैं उसे अब और दुखी नहीं देख सकती। तो तुम क्या चाहती हो। रोहित, जब तक नीलम का कुछ पता नहीं चल जाता, क्यों ना पंखुड़ी और आर्यन को हम अपने साथ रख ले। देखो, अशोक जी को तो कोई होश ही नहीं रहता। कल कोई जवान लड़की सोच घर में घुस गया, कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा। आज की घटना के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। सबको पता है घर में कोई बड़ा नहीं रहता है, और जो रहता है वह होश में नहीं रहता कोई भी। तुम ठीक कह रही हो सालू, पर ऐसे ही हम उन्हें नहीं रख सकते हैं। उनके रिश्तेदार भी है, अगर उनसे बिना पूछे
हम उन्हें रखते हैं तो कभी उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम ना आ जाए। हमें उनसे पूछ लेना चाहिए। अगर उन्हें इनकी कोई चिंता होती तो वो उन्हें अपने साथ ही ना रखते। चाहे कुछ भी हो सालू, पर वो इनके बुआ जी और फूफा जी हैं। हमें उनसे पहले बात करनी होगी। और क्या पता ये सब सुनकर वो खुद ही बच्चों को अपने पास रख ले। कल हम उनसे बात करने चलते हैं। उन्होंने नहीं रखा तो उनसे पूछकर हम अपने साथ रख लेंगे। शालिनी को रोहित की बात सही लगती है। वो बस पंखुड़ी को सुरक्षित देखना चाहती है। अगले दिन वो दोनों पंखुड़ी के फूफा जी के घर जाते हैं। उन्हें वो पूरी घटना के बारे में बताते हैं। घटना के बारे में सुनते ही पंखुड़ी की बुआ जी नीलम को कोसने लगती है कि उसने उनकी नाक कटा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। अब उसके कर्मों की सजा उसके बच्चों को और उन्हें भुगतनी पड़ेगी। फूफा जी तो बच्चों को अपने पास रखना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शालिनी और रोहित उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं, तो समाज के डर से वो उन्हें अपने पास रखने के लिए तैयार हो गए। वरना लोग क्या कहेंगे कि सगी बुआ जी ने बच्चों को नहीं रखा और पड़ोसी बच्चों को रख रहे हैं। हालांकि फूफा जी तो फिर भी उन्हें नहीं रखना चाहते थे, पर बुआ जी ने उन्हें चुप होने का इशारा कर दिया। इसीलिए मजबूरी में उन्हें बच्चों को रखने की हामी भरनी पड़ी। शालिनी जी वापस आकर पंखुड़ी के पास जाती है और उसे सब बातें सिलसिलेवार बताती है। पंखुड़ी, मैं तो तुम्हें और आर्यन को अपने साथ रखना चाहती थी, पर तुम्हारी बुआ जी तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं और तुम लोगों का पर पहला अधिकार उन्हीं का है। आखिर वो तुम्हारा परिवार है। बस मैं ये चाहती हूँ कि अब तुम्हें अकेला ना रहना पड़े। पर आंटी, हम अपने घर पर सुरक्षित हैं। हम शुरू से ही यही रहे हैं। बुआ जी के यहाँ कैसे? वो हमें पसंद भी नहीं करते। जानती हूँ पंखुड़ी, पर अब परिस्थितियाँ बदल गई है। अब नीलम तुम्हारे साथ नहीं है। जब तक वो नहीं आ जाती तब तक उनके साथ रह लो। कल की घटना के बाद मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आर्यन भी अभी बहुत छोटा है। प्लीज पंखुड़ी, मेरी बात मान जाओ। अपने फूफा जी के घर चले जाओ। यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं वहां तुम दोनों से मिलने आया करूंगी। पंखुड़ी फूफा जी के घर नहीं जाना चाहती थी, पर वह शालिनी आंटी को मना नहीं कर पाई और कल की घटना से भी वह भी डर गई थी। उसे लगा आंटी सही कह रही है। शाम को फूफा जी आकर उन दोनों को अपने घर ले जाते हैं। मजबूरी इंसान को क्या कुछ नहीं कराती। ना चाहते हुए भी पंखुड़ी को उस घर में रहना पड़ रहा था। जब तब बुआ जी उन्हें ताने देती रहती थी। कैसी माँ थी, खुद तो भाग गई और अपनी औलाद हमारी छाती पर छोड़ गई मूंग दलने के लिए। बुआ जी कभी भी नीलम को पसंद नहीं करती थी। पंखुड़ी सब ताने चुपचाप सुनती रहती थी। आर्यन जब उससे नीलम जी के बारे में पूछता तो वह उससे कह देती कि मम्मी जल्दी आ जाएगी। समय भी अपनी चाल से चल रहा था। नीलम जी को गए 6 महीने हो गए थे और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। तभी एक दिन पंखुड़ी को शालिनी जी का फोन आता है और वह पंखुड़ी को अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। पंखुड़ी अपनी बुआ जी से पूछकर आर्यन को साथ लेकर शालिनी जी से मिलने उसके घर जाती है। पंखुड़ी और आर्यन को देखकर शालिनी जी खुश हो जाती है। पहले तो उन्हें भरपेट खाना खिलाती है, जो सब उसने उनकी पसंद का बनाया था। खाना खाने के बाद दिव्या आर्यन को खिलाने के लिए बाहर ले जाती है। आंटी, आप मुझसे क्या जरूरी बात करना चाहती थी? आपने फोन पर बताया था, क्या जरूरी बात है? पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं भी या नहीं, पर मैं तुझे ऐसे घुटके
घुटते हुए जीते हुए नहीं देख सकती। मैं सोचती हूँ तुझे सच का पता होना चाहिए, जिससे तू सही गलत का फैसला कर सके। बात नीलम के बारे में है। मम्मी के बारे में? कैसी है मम्मी? आंटी वो ठीक तो है ना? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आती? आंटी मम्मी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है, प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। पंखुड़ी लगातार शालिनी जी को नीलम जी के बारे में पूछने लगती है। शांत शांत हो जाओ पंखुड़ी, और पहले मेरी बात सुनो। शालिनी जी अपना गला साफ करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पंखुड़ी को कैसे बताए। नीलम जी बिल्कुल ठीक है और खुश भी है। कहाँ है मम्मी? आंटी फिर वो हमारे पास क्यों नहीं आती? वो तुम्हें पता है पंखुड़ी, हम लोग अभी कानपुर घूमने गए थे। बहुत अच्छी जगह है। आंटी आप मेरी मम्मी के बारे में बता रहे थे ना? ये बताइए मेरी मम्मी कहाँ है? हाँ वही, नीलम भी वही थी। कहाँ? कानपुर में, उस आदमी के साथ। किसके साथ? इस्माइल के साथ। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता, आपने किसी और का देखा होगा। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये लो, ये फोटो देख लो, हमने अपने कैमरे से ली है। नीलम ही है ना? शालिनी जी फोटो को पंखुड़ी के हाथ में दे देती है। फोटो देखकर पंखुड़ी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। फोटो उसके हाथ से गिर जाती है। फोटो में नीलम ही थी, बहुत खुश नजर आ रही थी। उसे अपने बच्चों को छोड़ने का कोई गम नहीं था। वह अपनी नई जिंदगी में खुश नजर आ रही थी। उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा नहीं था कि वे उसके बिना कैसे जिएंगे। पंखुड़ी, मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें ये फोटो ना दिखाऊं। मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हुआ है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम किसी झूठ के सहारे जियो जो कभी नहीं आने वाली। उसका इंतजार करो पंखुड़ी, सच्चाई का सामना करो। नीलम अब कभी नहीं आएगी। अब तुझे ही अपना और आर्यन का ध्यान रखना है। अब तुझे मजबूत बनना होगा। सुन रही है ना तू? पंखुड़ी सुन भी रही थी और नहीं भी। शालिनी जी की बातें उसके कानों तक तो जा रही थी, पर उसका दिमाग तो जैसे सुन हो गया था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था उसकी मम्मी उसके साथ ऐसा कर सकती थी। कह कर गई थी कि शाम तक आ जाएगी, क्यों नहीं बता गई कि कभी नहीं आएगी? कम से कम उसका इंतजार तो खत्म हो जाता, उम्मीद तो खत्म हो जाती। जो सोचती थी मम्मी के आने पर सब ठीक हो जाएगा। पंखुड़ी चुपचाप उठकर आर्यन को साथ ले शालिनी जी के घर से निकल जाती है। शालिनी जी उसे आवाज देती ही रह जाती है, पर वह चलती ही जाती है। आज जैसे जिंदगी से कुछ अच्छा होने की उम्मीद ही चली गई थी। आर्यन भी उसे कुछ बता रहा है, पर वह चुपचाप चलती जा रही थी। रास्ते में एक मंदिर में कीर्तन हो रहा है। खुद ब खुद उसके कदम मंदिर की ओर चल देते हैं। वह मंदिर में एक कोने में जाकर बैठ जाती है और चुपचाप भगवान की ओर निहारती रहती है। बाहर से वह चुप, पर उसके अंदर एक द्वंद चल रहा है। भगवान, क्या मम्मी हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी जो हमें इस तरह छोड़कर चली गई? क्या हम उनके लिए बोझ बन गए थे? हम तो उनकी सारी बातें मानते थे, जैसा वो कहती थी वैसा ही करते थे। कभी किसी तरह की कोई फरमाइश भी नहीं करते थे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों वो हमें ऐसे लोगों के बीच अकेला छोड़ गई? अब हम कैसे जिएंगे? आर्यन कैसे रहेगा? अब तक एक उम्मीद थी कि वो एक दिन वापस आ जाएगी, पर अब वह भी खत्म हो गई है। मैं आर्यन को क्या कहूँगी? क्या दुनिया हमें चैन से जीने देगी? यही सब सोचते सोचते पंखुड़ी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मंदिर में कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी।
भगवान, मैंने भी अपने आप को आपके सहारे छोड़ दिया है। अब आपकी जैसी मर्जी वैसे रखिए। अब आपके सिवा कौन है जिससे मैं अपने मन की बातें कह सकती हूँ। भगवान, आर्यन अभी बहुत छोटा है। मुझे बस अपने भाई का ध्यान रखना है। मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं अच्छे से आर्यन का ध्यान रख सकूं। पंखुड़ी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहती है और रोती रहती है। कीर्तन संपन्न होने पर एक महिला आर्यन को और पंखुड़ी के पास प्रसाद लेकर आती है और उसे रोते हुए देखकर कहती है, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। जी आंटी, अब तो बस भगवान का ही सहारा है, कहते हुए पंखुड़ी प्रसाद ले लेती है। आर्यन प्रसाद खाता हुआ कहता है, वाह दीदी, ये प्रसाद तो बहुत टेस्टी है। आर्यन, प्रसाद टेस्टी ही होता है क्योंकि इसमें भगवान का आशीर्वाद मिला है। पंखुड़ी आर्यन को समझाती है, दीदी, भगवान जी से पूछिए ना, हमारी मम्मी कब आएगी? मैं तो पूछ पूछ कर हार गया हूँ। पर वो कोई जवाब ही नहीं देते। आर्यन, ध्यान से मेरी बात सुनो। हमारी मम्मी अब कभी नहीं आएगी। हमें अब उनके बिना ही जीना है। क्यों दीदी, मम्मी क्यों नहीं आएगी? क्या वो भगवान जी के पास चली गई है? आर्यन, पंखुड़ी गहरी सांस लेते हुए कहती है, यही समझ लो। पर आर्यन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? पर मम्मी, देखो, तुम जानते हो ना, जो एक बार भगवान जी के पास चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, है ना भाई? आर्यन रो रहा था और पंखुड़ी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर वह अब इस किस्से को यहीं ख़त्म कर देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन को मम्मी के आने की कोई उम्मीद रहे और इतने छोटे बच्चे को वह अपनी माँ का घिनौना सच बताना नहीं चाहती थी कि अपने स्वार्थ के लिए एक माँ अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर चली गई। उसे पहले अपनी मम्मी से जितना प्यार था, आज उनसे उतनी ही नफरत थी। वह अपनी जिंदगी में अब दोबारा कभी अपनी मम्मी का नाम नहीं लेना चाहती थी। काफी मुश्किल से पंखुड़ी आर्यन को समझा पाई। उन्हें काफी देर भी हो गई थी। चलो आर्यन, बहुत देर हो गई है, बुआ जी गुस्सा करेगी। दीदी, वो तो हमेशा ही हम पर गुस्सा करती रहती है। ऐसा नहीं कहते आर्यन, वो हमारी बुआ जी है। पंखुड़ी को काफी देर हो गई थी। बुआ जी का पारा चढ़ा हुआ था। पंखुड़ी को आया देखकर वह बोलने लगती है, कहाँ रह गई थी? पता है ना, सारा काम पड़ा है। हाय, मेरी तो आजकल तबीयत ही ठीक नहीं रहती। जब से पंखुड़ी और आर्यन यहाँ रहने आए थे, बुआ जी की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी और वो सारा काम पंखुड़ी से कराती थी। बुआ जी, हम मंदिर गए थे। मंदिर? अच्छा, मुझे लगा कहीं तू भी अपनी माँ की तरह भाग तो नहीं गई। बुआ जी, मैं उनके जैसी नहीं हूँ। आज पहली बार पंखुड़ी ने बुआ जी को जवाब दिया था। कहकर पंखुड़ी आर्यन को लेकर रसोई घर में चली जाती है। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो इतना भड़क गई? सच ही तो कहा था। सही कहते हैं लोग, सच तो कड़वा लगता है, कहते हुए बुआ जी टीवी देखने लग जाती है। पंखुड़ी की यही दिनचर्या थी, दिन भर काम करना और बुआ जी के ताने सुनना। पर भगवान तो जैसे उसकी ओर परीक्षा लेना चाहता था। पंखुड़ी अभी अपनी माँ के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि पिता का साया भी उनके सिर से उठ गया। एक दिन अशोक जी ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली कि वह दोबारा कभी उठ नहीं पाया।
भले ही अशोक जी का कोई सहारा नहीं था, पर कहने को तो वह साथ था, पर अब वह भी नहीं रहा। 1 साल के भीतर ही किस्मत के थपेड़ों ने पंखुड़ी को अंदर तक तोड़ दिया। अब बुआ जी भी उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पहले तो अशोक जी बच्चों को रखने का खर्चा उन्हें देता था, लेकिन अब उसके जाने के बाद उनका खर्चा नहीं उठाना चाहती थी। फूफा जी ने भी बुआ जी को सलाह दी कि उन दोनों को अपने माँ बाप के पास छोड़ आओ गाँव। वो लोग भी अकेले रहते हैं, उन्हें भी इनका सहारा हो जाएगा। बुआ जी को भी उनकी बात सही लगी, फिर कोई उन पर उंगली भी नहीं उठाएगा कि बच्चों को अपने साथ क्यों नहीं रखा। वो कह सकेंगे कि बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। जब शालिनी जी को पता चला कि बच्चे हमेशा के लिए गांव जा रहे हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए आती है। शालिनी जी को बहुत दुख हो रहा था कि पता नहीं अब वह उनसे कब मिल सकेगी। यहाँ तो वह फिर भी उनसे मिलने आ जाती थी। पंखुड़ी, अपना और आर्यन का ध्यान रखना, और कभी भी कोई परेशानी हो तो बेहिचक मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी, कहकर शालिनी जी पंखुड़ी को अपने गले से लगा लेती है। कहने को तो वह पराई थी, पर वह पंखुड़ी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, पर इससे ज्यादा वह उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। बुआ जी पंखुड़ी और आर्यन को लेकर गांव की ओर निकल जाती है, पर उनके गांव पहुंचने से पहले ही उनकी बदनामी पहुंच चुकी थी। दादा दादी पंखुड़ी और आर्यन को देखकर बहुत खुश होते हैं। बुआ जी उन्हें छोड़कर शहर वापस चले जाते हैं। गांव वालों का रवैया भी अब उनकी ओर बदल गया था। कहाँ 1 साल पहले तक जब वो अपनी छुट्टियों में गांव आते थे, तो सभी उनसे मिलने के लिए आते थे, सभी उन्हें अपने घर खाना खाने के लिए बुलाते थे। और आज उन्हें आए 1 महीना होने को आया, पर किसी ने उनसे ढंग से बात तक नहीं की। बस कोई दादा दादी के पास आता तो अफसोस जाहिर करने लगता। बदकिस्मत है दोनों, माँ भाग गई, बाप का साया भी उठ गया, पर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते जैसे उन्होंने भी कोई जुर्म किया हो। कोई आर्यन के साथ अपने बच्चों को खेलने से मना कर देता, और कुछ उनकी पीठ घूमते ही खुसुर फुसुर शुरू कर देते। पंखुड़ी को तो उनकी इन सब की आदत हो गई, पर आर्यन रोने लगता। जब उसके साथ कोई खेलता नहीं था, तो पंखुड़ी आर्यन से कहती, मैं हूं ना, मैं खेलूंगी अपने भाई के साथ। दीदी, आपको क्रिकेट खेलना आता है? अरे तू देख, मुझे सब आता है, लड़कियां आज किसी चीज में पीछे नहीं है, कहते हुए वह शॉट मारती है। अरे वाह दीदी, आप तो बिल्कुल तेंदुलकर की तरह मारती हो। तो तूने क्या मुझे कम समझा है? पंखुड़ी को पता था आर्यन को कैसे खुश करना है, पर उसकी खुद की खुशी तो जैसे कहीं खो गई थी। उसका अब बस एक ही उद्देश्य था कि आर्यन को हमेशा खुश रखना। जहाँ सबके व्यवहार बदल गए थे, वहाँ बस एक ही थी जिसका व्यवहार उसके साथ पहले जैसा था। उसके बचपन की सहेली काशी, वह उसके साथ पहले जैसी ही थी। वही उसके घर आती थी और उसे अपने घर बुलाती थी, पर अब वह भी यहाँ से जाने वाली थी। उसकी शादी होने वाली थी, पर उसने पंखुड़ी से वादा लिया था कि वह उसकी शादी की हर रस्म में आएगी और उसके साथ ही रहेगी। पंखुड़ी को भी उसकी जिद के सामने हार माननी पड़ी। अब गिने चुने लोग ही तो है जो इतने अपनेपन से उसके साथ जिद कर सकते थे। काशी की शादी की रस्में शुरू हो गई थी। काशी और उसकी माँ यशोदा पंखुड़ी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, इसीलिए पंखुड़ी को भी उनके यहाँ आना अच्छा लगता था। वह यशोदा जी का हर काम में हाथ बटा रही थी। यशोदा जी को भी उसकी बहुत मदद हो रही थी। वो भी हर काम के लिए पंखुड़ी को ही बुला रही थी। उनके घर मेहमान आना शुरू हो गए थे। उनकी आव भगत में भी पंखुड़ी उनकी मदद कर रही थी। जहाँ पंखुड़ी अपने कामों में व्यस्त थी, वहीं कुछ महिलाओं को पंखुड़ी का वहाँ होना रास नहीं आ रहा था। वो पंखुड़ी को देखकर बातें कर रही थी। जब पंखुड़ी उनके लिए खाने पीने के लिए चीजें लेकर जाती, तो खुश होकर ले लेती और उसकी पीठ घूमते ही बातें करने लगती। पंखुड़ी को भी पता चल रहा था कि वो सब क्या कर रही है,
पर उसने सोचा था कि वह यहाँ काशी के लिए आई है। बोलने दो, जिसे जो बोलना है, वो बस अपने काम पर ध्यान देगी। वही दो आंखें बड़ी देर से पंखुड़ी और उन औरतों की क्रियाकलापों को देखे जा रही थी। तभी यशोदा जी उनके पास आकर पूछती है, लता बहन जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, क्या आपको कुछ पसंद नहीं आया? ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ और मंगाती हूँ। पंखुड़ी बेटा, इधर तो आ। जी आंटी जी। पंखुड़ी यशोदा जी के पास आ जाती है। देखना, लता बहन जी ने कुछ नहीं खाया है, इनके लिए दूसरी मिठाई लेकर आ। जी अच्छा आंटी जी, मैं अभी लाती हूँ, पंखुड़ी कहकर चली जाती है। कौन है ये लड़की? पहले तो कभी नहीं देखा। यहाँ लता जी पंखुड़ी के बारे में पूछती है। ये पंखुड़ी है, वो रमाकांत चाचा जी है ना, उनकी पोती है ये। शहर में अपने माँ बाप के साथ रहती है, गांव में तो बस छुट्टियों में ही आती थी। ओ, तो अभी छुट्टियों में आई हुई है? अरे मत पूछिए बहन जी, बड़ी अभागी है। कहते हुए यशोदा जी सारी बातें लता जी को बता देती है। ओ, ये बात है। तभी वो औरतें उसके बारे में इधर उधर बातें करती घूम रही है। लता जी उन औरतों की ओर इशारा करती है जो अब भी पंखुड़ी को देखकर बातें कर रही थी। जी बहन जी, कोई पंखुड़ी को नहीं बुलाता, मैंने बुला लिया तो मुझे भी उलाहना दे रही थी। अब बहन जी मेरी बेटी की सहेली है, बचपन से देखा है उसे, कैसे ना बुलाती। और देखिए ना, सारा काम कितने अच्छे से संभाल रखा है बच्ची ने, कितना भाग भाग के काम कर रही है। मुझे तो बहुत दया आती है इस पर, यशोदा जी लता जी को बताती हैं। तुमने बिल्कुल सही किया यशोदा बहन जी, पंखुड़ी को बुलाकर। अभागी ये नहीं, अभागे तो इसके माँ बाप है, जिन्हें अपने बच्चों से ज्यादा अपना स्वार्थ प्यारा था। इसमें बच्चों का क्या कसूर? माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को क्यों क्यों मिले? लता जी यशोदा जी को समझाती है। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ कल रमाकांत चाचा जी के यहाँ चलोगी? चलूंगी, पर आपको वहाँ क्यों जाना है? मुझे वहाँ अपने बेटे विहान के लिए पंखुड़ी का रिश्ता मांगने जाना है। लता जी खुश होकर यशोदा जी से कहती है। क्या? यशोदा जी को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। ये आप क्या कह रही है? विहान जैसे लड़के के लिए पंखुड़ी का रिश्ता? आपको क्या रिश्तों की कमी है? कितने ही रिश्ते तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिन्हें आपने मना कर दिया। इतने अच्छे अच्छे घरानों के रिश्ते आपने ठुकरा दिए, और पंखुड़ी का रिश्ता आप खुद मांगने जाना चाहती हैं, जिसके साथ आपके घर में बदनामी भी आएगी। और दहेज तो भूल ही जाइए। दहेज किसे चाहिए यशोदा? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। और तुम बताओ, क्या पंखुड़ी अच्छी लड़की नहीं है? नहीं बहन जी, मेरा ये मतलब नहीं है, पर आपका इतना बड़ा खानदान, पूरा नाम है आपका, लोग तरस रहे हैं आपके यहाँ रिश्ता करने के लिए, और आप ऐसे घर से रिश्ता करना चाहती हैं। क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए पंखुड़ी पसंद आ गई है। मुझे जैसी बहू चाहिए थी वह वैसी ही है। पर क्या तुम्हें मेरे निर्णय पर भरोसा नहीं है? कितने समय से हम एक दूसरे को जानते हैं। क्या मैंने आज तक कोई ऐसा निर्णय लिया है जिस पर बाद में पछतावा हो? मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ बहन जी? विहान के पापा के जाने के बाद आपने ही तो सारा कारोबार संभाला है। विहान तो तब बहुत छोटा था, आपने कितने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था। विहान को इतने अच्छे संस्कार दिए कि सभी प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा भी विहान जैसा बने। तो मेरी प्यारी यशोदा, मैं आज भी गलत नहीं हूँ। पंखुड़ी भी एक हीरा है, और उसकी जोहरी ने उसे पहचान लिया है। अब मैं इसे तराशूंगी और इतना चमकदार बना दूंगी
कि दुनिया की आंखें इसकी रोशनी से चौंधिया जाएगी। अब कल तुम मेरे साथ रमाकांत है चाचा जी के यहाँ चलना, ठीक है? ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन लता जी यशोदा जी को लेकर पंखुड़ी के घर पहुंच जाती है और विहान के साथ पंखुड़ी के रिश्ते की बात करती है। रमाकांत जी को तो अपने कानों पर यकीन नहीं होता। क्या श्री कृष्ण स्वयं सुदामा के घर आए हैं? वह तो हड़बड़े से कभी लता जी और कभी यशोदा को देखते हैं। क्या देख रहे हो चाचा जी, पंखुड़ी के लिए खुद चलकर इतना अच्छा रिश्ता आया है, आपको क्या कहना है? रमाकांत जी को अपनी ओर ऐसे देखते हुए यशोदा जी ने उन्हें समझाया। सच में पंखुड़ी के लिए मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो दिया हाथ में लेकर ढूंढता तो भी ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ पाता अपनी पंखुड़ी के लिए। उसके साथ तो उसके माँ बाप की छोड़िए उन बातों को चाचा जी, पंखुड़ी लता बहन जी को पसंद आ गई है तो ये उसका हाथ मांग रही है। आपका क्या कहना है? अरे यशोदा, अंधा क्या चाहे दो आंख, मुझे तो रिश्ता मंजूर है। क्यों भगवान, सही कह रहा हूँ ना मैं? दादाजी ने दादी जी से पूछा। दादी जी ने भी हामी सर हिला दिया। उनके तो सपनों में नहीं था कि पंखुड़ी को इतना अच्छा घर मिल सकता है। तो ठीक है चाचा जी, 1 हफ्ते बाद में बारात लेकर आ जाती हूँ। लता जी इतनी जल्दी? शादी की तैयारियों में ही 1-2 महीने लग जाते हैं। रमाकांत जी ने असमंजस से कहा। चाचा जी, इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 5 आदमी लाकर चुन्नी उठाकर ले जाऊंगी। शादी के बाद बड़ा सा रिसेप्शन रख लेंगे। ऐसे कैसे? हमारा भी तो कुछ फर्ज है। हम कैसे पंखुड़ी को ऐसे ही विदा कर सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? माँ बाप नहीं है तो दादा दादी ने भी कुछ नहीं दिया। चाचा जी, आप लोगों की चिंता मत करिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस पंखुड़ी चाहिए, वो आप हमें दे रहे हैं। पर लता जी, परवर छोड़िए चाचा जी, शादी पक्की होने की खुशी में मिठाई खाइए। मैं 1 हफ्ते बाद बारात लेकर आ रही हूँ। बारात में केवल 5 आदमी ही होंगे, इसीलिए आपको कुछ भी ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लता जी और यशोदा जी चले जाते हैं। रमाकांत जी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा वो कोई सपना तो नहीं देख रहे जो इतना सुंदर है कि उससे जागने का मन ही नहीं कर रहा है। अब ऐसे ही देखते रहोगे कि ये भी सोचोगे कि पंखुड़ी को कैसे बताना है? अपनी पत्नी की आवाज सुनकर उन्हें पता चल गया कि ये सपना नहीं, सच है। पंखुड़ी की शादी सच में पक्की हो गई है और 1 हफ्ते बाद उनकी सोन चिड़ैया उनका घोंसला छोड़कर अपने नए घोंसले में जाने वाली है। चलो, भगवान को कुछ तो दया आई हमारी बच्ची पर। सोचते हुए दादाजी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। पंखुड़ी काशी के घर से वापस अपने घर आ जाती है। दादाजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पंखुड़ी को कैसे बताए कि उन्होंने उसकी शादी पक्की कर दी है और 1 हफ्ते बाद ही उसकी शादी है। दादी कौशल्या जी पंखुड़ी को बताने के लिए रमाकांत जी को इशारा कर रही थी। कौशल्या जी को इशारा करते पंखुड़ी देख लेती है। ये आज आप लोग इशारों में क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, ये तेरी दादी भी। अच्छा पंखुड़ी, आज यशोदा और लता जी घर आए थे। लता जी जो यशोदा के यहाँ शादी में आई हुई है, वो तेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। लड़का बहुत अच्छा है तो मैंने भी हाँ कर दी। अब 1 हफ्ते बाद तेरी शादी है। रमाकांत जी रुकते रुकते पंखुड़ी को सारी बात बता देते हैं। मेरी शादी, वो भी 1 हफ्ते बाद। दादाजी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्यों पंखुड़ी, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है ना बेटा।
तो अभी क्यों नहीं? नहीं दादाजी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अभी नहीं, कभी नहीं। ये तू क्या कह रही है पंखुड़ी? पूरी जिंदगी अकेले कहाँ कटती रहेगी? अकेले कहाँ दादाजी, आप लोग हैं, मेरा भाई है, हम सब काफी हैं। हम हमेशा नहीं रहने वाले बेटा। पर दादाजी, कुछ भी हो, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैं आर्यन को अकेले नहीं छोड़ सकती। अकेले कहाँ, हम हैं ना आर्यन के साथ। पर दादाजी, आर्यन मेरे बिना नहीं रह सकता। बेटा रह लेगा, आदत पड़ जाएगी। अपने माँ बाप के बिना भी तो रह रहा है ना। दादाजी, आप समझते क्यों नहीं? मैं भी आर्यन के बिना नहीं रह सकती। तो कौन कह रहा है उसके बिना रहने के लिए? मैं रोज आर्यन से तेरी फोन पर बात कराया करूंगा। हफ्ते में एक बार मिलवाने भी लाया करूंगा। दादाजी, आप मुझे क्यों घर से निकाल रहे हैं? क्या मैं आप पर बोझ हूँ? आप भी मुझे अपने से दूर कर रहे हैं। पंखुड़ी ये कहते कहते रोने लगती है। घर से नहीं बेटा, मैं तुझे नरक से निकाल रहा हूँ, जो तेरे माँ बाप ने तेरे लिए बनाया है। मैं क्या नहीं जानता लोग तेरे साथ कैसे व्यवहार करते हैं। हम हर एक क्षण नीलम को कोसते हैं, इसीलिए नहीं कि उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, बल्कि इसीलिए कि उसने तेरी सारी खुशियाँ छीन ली। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। कहते हुए आखिरकार दादाजी के सब्र का बांध टूट जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पंखुड़ी से अपने दादाजी को रोते हुए नहीं देखा जाता। कौशल्या जी भी लगातार रोए जा रही थी। पंखुड़ी दोनों के आंसू पोंछती है। आप लोग रो क्यों रहे हैं? देखिए, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मुझे बस अपने भाई से मतलब है। मुझे बस उसकी खुशी चाहिए। तो उसी की खुशी के लिए पंखुड़ी, लता जी के परिवार का बहुत मान सम्मान है। तो उस घर की बहू बन जाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तेरी तरफ आंख उठाकर देखने की। आर्यन के लिए भी सबका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। जो आज अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं देते, वो खुद उसके पास भेजेंगे अपने बच्चों को खेलने के लिए। कुछ भी हो दादाजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं आर्यन को नहीं छोड़ सकती। तो तू क्या चाहती है? मरने के बाद भी हमारी आत्मा को शांति ना मिले? हम यही सोचते रहे कि तुम लोग कैसे होंगे। जीते जी तो तेरे माँ बाप ने कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो इसी चिंता में घुला जा रहा था कि तेरी शादी के लिए अच्छा घर ढूंढ भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ऐसी लड़की से कौन रिश्ता जोड़ेगा जिसकी माँ भाग गई हो। ये बदनामी तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। वो तो भगवान की कृपा से इतना अच्छा रिश्ता खुद तेरे लिए आ गया। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, शादी के लिए हाँ कर दे, नहीं तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। अब हमें ऐसी जिंदगी और नहीं जीनी। दादाजी, अब पंखुड़ी के पास कोई रास्ता नहीं था हाँ करने के सिवा। वह दुखी मन से शादी के लिए हाँ कर देती है, पर उसे आर्यन की बहुत फिक्र हो रही थी। उधर लता जी के घर पर लता जी विहान को बताती है कि उन्होंने उसकी शादी पक्की कर दी है और एक हफ्ते बाद शादी है। विहान को उनकी बात सुनकर बड़ी हैरानी होती है। क्या कह रही है आप माँ? आपने मेरी शादी पक्की कर दी? आप माँ शादी में शामिल होने गई थी कि मेरी शादी पक्की करने, और ये एक हफ्ते में शादी क्यों? इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी क्यों नहीं है? इतने समय से मैं तेरे लिए लड़की ढूंढ रही थी, तो अब देर क्यों करूं? मुझे तो 7 दिन भी बहुत लग रहे हैं। मेरा बस चलता तो मैं कल ही तेरी शादी कर देती, पर उन लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया कि उनके भी कुछ अरमान हो गए। कल शादी,
माँ आप भी कमाल है। विहान अपनी माँ की बात सुनकर हंसने लगता है। इसमें हंसने की क्या बात है माँ, पर यह भी तो सोचिए कि अगर लड़की को अगर मैं पसंद नहीं आया और अगर लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो पहली बात, लड़की का नाम पंखुड़ी है और पंखुड़ी को तू जरूर पसंद आएगा क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है। और तुझे भी पंखुड़ी बहुत पसंद आएगी क्योंकि पंखुड़ी करोड़ों में एक है। माँ आप कुछ ज्यादा ही साइड ले रही है पंखुड़ी की। मैं लाखों में और वो करोड़ों में, अभी से ही, अभी तो शादी हुई भी नहीं है। चलिए मानी आपकी बात, पर शादी की इतनी भी जल्दी क्या है माँ? लता जी विहान को नहीं बताना चाहती थी कि उन्होंने पंखुड़ी के साथ कैसा व्यवहार होते हुए देखा है। वो उस माहौल में पंखुड़ी को और ज्यादा रहने नहीं देना चाहती थी। मैंने बताया ना, मैं बहू को जल्दी से जल्दी अपने घर लाना चाहती हूँ। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो बस आपकी खुशी चाहिए। आप खुश तो मैं भी खुश। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अच्छा माँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है, वो करके मैं फिर आपसे मिलता हूँ। कहकर विहान चला जाता है। लता जी अपने बेटे को देखती रहती है। मेरा प्यारा बेटा, देखना तेरी और पंखुड़ी की जोड़ी बहुत अच्छी लगे होगी। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे और एक दिन तू मुझे खुद कहेगा कि पंखुड़ी जैसी जीवन साथी को पाकर तू बहुत खुश है। उधर पंखुड़ी के गांव में सभी गांव वालों को पता चल गया कि लता जी ने खुद विहान के लिए पंखुड़ी का रिश्ता मांगा है और शादी पक्की भी हो गई है। 1 हफ्ते बाद शादी है। कुछ औरतें तो ये खबर सुनकर ही बेहोश हो गई कि पंखुड़ी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि लता जी ने पंखुड़ी में ऐसा क्या देखा। हमारी लड़कियों में कौन सी कमी थी जो सबको मना कर देती थी। पर खबर पक्की थी, पंखुड़ी इतने बड़े घर में जा रही थी जिनके बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात थे। किसी न किसी को कोई ना कोई काम पड़ता ही रहता है और लता जी बिना देर लगाए सबकी मदद करती थी। अब अगर उन्हें पता चला कि किसी ने उनकी बहू के साथ बुरा व्यवहार किया है तो क्या वो दोबारा हमारी मदद करेगी? यही बातें सोचकर सब रमाकांत जी और कौशल्या देवी के पास बधाई देने आने लगे। चाचा जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। पंखुड़ी आपकी ही नहीं पूरे गांव की बेटी है, इसकी शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। कोई रमाकांत जी से कहता, चाचा जी पंखुड़ी जैसी प्यारी लड़की को तो ऐसा घर मिलना ही था। बड़े भागों वाली है हमारी पंखुड़ी। पंखुड़ी उन सबकी बातें सुनती रहती और सोचती, सबका व्यवहार कितना बदल गया। कल की अभागी आज बड़े भागों वाली हो गई। क्या यही दुनिया है जो इंसान से नहीं उसकी स्थिति से नफरत या प्यार करती है? दादाजी सही कह रहे थे, सब बदल जाएगा। आर्यन भी बहुत खुश था, उसकी दीदी की शादी होने वाली है। नए नए कपड़े, मिठाइयाँ, बहुत मजा आएगा। अब मोहल्ले के बच्चों ने भी उसके साथ खेलना शुरू कर दिया था। पंखुड़ी को आर्यन को खुश देखकर बहुत खुश अच्छा लग रहा था। वह जानती थी कि आर्यन को नहीं पता कि दीदी की शादी का मतलब उन दोनों का हमेशा के लिए अलग हो जाना है। वह सोचती कि जब आर्यन को ये पता चलेगा तो आर्यन कैसे रहेगा। जब भी पंखुड़ी के दिमाग में ये बात आती तो उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर देता। सच में जैसे पूरे गांव ने ही पंखुड़ी को अपनी बेटी मान लिया था। बहुत अच्छे से शादी की सारी तैयारियां की गई। फूफा जी बुआ जी को जब पता चला इतने बड़े घर में पंखुड़ी की शादी हो रही है, पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। पर जब दादाजी ने उन्हें पूरी बात बताई तब जाकर वो यकीन कर पाए। इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ रहा है तो वो भी शादी में दौड़े दौड़े आ गए। ऊपर से कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। शादी का दिन आ गया। बारात सही समय पर आ गई थी।
जैसे लता जी ने कहा था, विहान को मिलाकर पूरे 5 लोग ही आए थे। लता जी बहू के स्वागत की तैयारियों के लिए घर पर ही रुक गई थी। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। दादाजी और दादी जी भी बहुत खुश थे। आज उनकी पंखुड़ी एक रोती बिलखती जिंदगी से हंसती खेलती जिंदगी में प्रवेश कर रही थी। पर पंखुड़ी के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके दिमाग में तो यही बातें चल रही थी कि आर्यन उसके बिना कैसे रह पाएगा और वह आर्यन के बिना कैसे रहेगी। अगर दादाजी ने इतना मजबूर ना किया होता तो वह ये शादी कभी नहीं करती। विदाई का समय हो गया था। रमाकांत जी ने सोचा था कि विदाई के समय आर्यन को वो किसी बहाने से दूसरी जगह ले जाएंगे, वरना आर्यन पंखुड़ी को जाते हुए देखेगा तो वह उसे जाने नहीं देगा और ना पंखुड़ी उसे छोड़कर जा पाएगी। रमाकांत जी आर्यन को अपने साथ ले जाती है। विदाई होने लगती है, पर यह क्या, पंखुड़ी तो सरकने के लिए तैयार ही नहीं। बड़ी मुश्किल से औरतें उसे लेकर आ रही है, पर वह पीछे मुड़कर देखे जा रही है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। विहान को भी बहुत हैरानी हो रही थी। उसने कभी किसी दुल्हन को इतना रोते हुए नहीं देखा था। शायद पंखुड़ी को अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार है, विहान अपने मन में सोचता है। पंखुड़ी को बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा दिया जाता है। कौशल्या जी विहान से प्रार्थना करती है कि वो हमेशा पंखुड़ी का ध्यान रखे। विहान उनके पैर छूकर उनसे आज्ञा लेता है और उनसे वादा करता है कि वह हमेशा पंखुड़ी का ध्यान रखेगा। कहानी में आगे क्या होगा? क्या पंखुड़ी आर्यन के बिना रह पाएगी? उसके ससुराल में उसके साथ कैसा व्यवहार होगा? क्या उसका जीवन अब खुशहाल होगा? क्या क्या होने वाला है आगे कहानी में जानेंगे, कहानी के अगले भाग में। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।